जी स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी क्लास की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है, जो कि 8 बजे एमडब्ल्यूएफ में कर दिया गया है। दिन में काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट का आपका जो चैप्टर था फाइनल अकाउंट, उसका सारा रिकॉर्डेड आपको दे दिया गया है। एक दो पार्ट और जो पेंडिंग है वो भी अपलोड हो जाएंगे। ये अब जितने भी चैप्टर होंगे लाइव भी रहेंगे और आपको रिकॉर्डेड भी मिलता रहेगा। जितने भी बच्चे हैं उनको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चन में, ये AS2 है और क्वेश्चन में भी हमारा दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन ही मिलेगा आपको AS2 का। हालांकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो बात करता है किसको लेके, इन्वेंट्री को मैनेज करने को लेके, कि हाउ टू आप इन्वेंट्री को मैनेज करोगे। ठीक है। मैनेज करने का मतलब क्या है, वो सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और इन्वेंट्री को हम बोल सकते हैं स्टॉक। ठीक है ना, इसी का नाम है। और इसको हम नॉर्मली मटेरियल भी बोल देते हैं। इसको हम और क्या बोल देते हैं, मटेरियल। इसके तीन नाम हैं। अब जैसे जैसे आगे आगे जाओगे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा अलग अलग सेमेस्टर में। ये चैप्टर सिर्फ यहां नहीं है, ये सेम चैप्टर जो है एक बार और आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के एडवांस इसका सेमेस्टर 4 के अंदर। इसका तो अभी आधा पार्ट पढ़ोगे, वहां पे आप एडवांस पढ़ोगे। तो इसके लिए इसके ऊपर रूल रेगुलेशन सब जो बनाया गया वो बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर जो कौन सी चीजें कैसे मैनेज होगा, बैलेंस शीट में कहाँ एसेट्स कहाँ लाइबिलिटी, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, हर चीज के लिए एक कानून और एक रूल बनाया गया है। और अकाउंट्स के जितने भी रूल हैं वो बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले के टाइम पे बना करते थे, अब इसको एडवांस करके इंड एएस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिया गया है, जिसमें बनते हैं। लेकिन उसमें आपके सिलेबस में वो अभी नहीं इनकॉर्पोरेट हो रहा है। सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां आ जाएगा आपके कुछ। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या सिखाया गया है, इसके अंदर आपको सिखाया गया कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें। इन्वेंट्री मैनेज करने को सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है, इस इन्वेंट्री का आपको मैनेजमेंट करना है। अब भाई मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके हैं आपके पास मैनेज करने के लिए। या तो आप जैसे आपके पास सामान आए वैसे मैनेज कर लो तुरंत, जैसे सामान आया उसको तुरंत मैनेज कर लो। और या हो सकता है कि यार एक बार सामान आएगा हफ्ते में एक दिन मैनेज कर लेंगे। तो जब तुरंत मैनेज करोगे जैसे कि क्विक, फटाफट से, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से समझना। इस चैप्टर से आसान ना तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है। इसका मतलब है कि हम तुरंत करेंगे, तुरंत। दूसरा हो सकता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखो होता क्या है, जनरली हम क्या सीखने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा आप चीजों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपका एक प्लेस है जहां पे है गोडाउन। ये गोडाउन है आपका, ठीक है ना, गोडाउन। आप गोडाउन समझते हैं क्या होता है, जहां पे सारा माल को स्टोर किया जाता है, स्टॉक रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गोडाउन बोल लो, गोदाम बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है। ये है हमारा। अब यहां से माल बिकता नहीं है कभी भी, देखना गोडाउन से माल नहीं बिकता कभी भी। यहां से माल जो आपका मटेरियल है वो यहां से जाएगा कहाँ, ये जाएगा आपके दुकान में।
यहां से आपके जाएगा दुकान में, आपके दुकान में, यानी यहां से माल यहां आएगा और यहां से क्या होगा, कस्टमर को सोल्ड होने वाला है। लेकिन गोडाउन में भी जो माल आएगा ना, वो कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो जो गोडाउन में माल आएगा वो जिस डीलर से आप खरीदोगे वहां से आएगा। मैं सिंपल सा मान लेता हूं, फैक्ट्री। आप गोडाउन में फैक्ट्री से माल खरीद सकते हो, अपने सप्लायर से माल खरीद सकते हो। वो तो यहां पे ना हम एक ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं इस जगह पे, जो कि वो ये नजर रखे कि कितना सामान आया है और कितना सामान गया है। वो नजर रखेगा कि भाई कितना सामान, इसका काम सामान बेचना नहीं है, ये बस रखेगा कितना सामान आया और कितना सामान गया। लेट सपोज कि यहां से 100 यूनिट आए और इसने फिर आगे इसको जरूरत पड़ा तो इस दुकान पे इसने 25 यूनिट भेज दिए। तो मैं अगर इससे पूछूं भाई मुझे बता कितना सामान दुकान में पड़ा हुआ है, गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है सामान, तो ये क्या बोलेगा, सर 100 आए थे 25 चले गए, तो अभी भी गोदाम में कितना माल पड़ा हुआ है, 75 पड़ा हुआ है। इसका काम ये है। और ये एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। अब रजिस्टर में अगर गोडाउन के अंदर आपको बहुत बड़ा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सामान आ रहा है, तब तो आप फटाफट डेली डेली एंट्री करोगे। अब मान लो महीने में, हफ्ते में या दिन में एक आध आ रहा है, तो ये अकाउंटेंट क्या करता है, जो यहाँ पे अकाउंटेंट बैठता है, वो क्या करता है, यार 4-5 दिन का एक बार हो जाएगा, एक ही बार लिख लूंगा। जैसे मैं होमवर्क देता हूं, तो कुछ स्टूडेंट अगर मैं होमवर्क दे रहा हूं जिसको अच्छे नंबर लाने हैं, वो तो रोज कर लेगा। और जिसको अच्छे नंबर नहीं लाने हैं वो सोचेगा एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तब हम होमवर्क कर लेंगे। यही होगा ना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो कर लेंगे। तो जो बोलता है ना कि भैया एक बार कुछ सामान इकट्ठा हो जाए एक साथ एंट्री करूंगा, वो सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा है, पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम। और जो कहता है कि भैया आया सामान हम तुरंत लिखेंगे, मिस्टेक नहीं करना हमें, वो कौन सा फॉलो कर रहा है, परपेचुअल। तो आपको स्टडी कैसे करनी है, परपेचुअल करनी है, पीरियोडिक बेसिस पे नहीं करनी है आपको। तो अब इसके अंदर देखा जाए तो जो ये अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट जो ये काम कर रहा है, ये एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा, रजिस्टर। और उस रजिस्टर को मेंटेन करने के कुछ तरीके हैं, और वो जो रजिस्टर मेंटेन होगा वो होगा स्टोर लेजर। उसको क्या बोलेंगे हम, स्टोर लेजर। लेजर का मतलब अकाउंट्स होता है, और स्टोर, ये गोडाउन को हम अकाउंटिंग भाषा में स्टोर बोल देते हैं कि स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, इस टाइप से, तो स्टोर है। तो ये क्या करेगा, यहां से जो सामान आया उसको बोलेगा भैया रिसीव या रिसिप्ट। यहां से जो सामान आया ये क्या बोलेगा, मैंने क्या कर लिया। और जो यहां से सामान बाहर जाएगा उसे क्या बोलेगा, इशू। क्या बोलेगा, इशू, क्योंकि ये सामान क्या कर रहा है, दुकान को। तो ये क्या करेगा, कितना रिसिप्ट हुआ और कितना इशू हुआ, इसी को रजिस्टर में मेंटेन करेगा। उस रजिस्टर का नाम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, स्टोर लेजर। पहले आपको बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये चैप्टर एकदम न्यू है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं क्या कर चल रहा है, इसके अंदर ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हम क्या सीखेंगे और क्या क्या कराया जा रहा है वो भी हम सीखेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो ये क्या सीखेंगे, हम स्टोर लेजर बनाना सीखेंगे। हालांकि AS2 में और भी काफी सारी बातें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ AS2 के ऊपर फोकस किया गया है और AS2 ही सिखाया जा रहा है। क्या आपको यहां तक समझ में आई बात, यहां तक जो मैंने समझाया कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या आपको पता चला ये क्या सीखने वाले हैं? क्या हम दुकान की अकाउंटिंग करेंगे, नहीं भाई। क्या फैक्ट्री की एंट्री करेंगे, नहीं भाई। गोडाउन के अंदर एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री करोगे, जिसके अंदर बस मेंटेन करेंगे। ये आप भी नॉर्मल काम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। अब सर स्टोर लेजर बनाने के लिए हमें कुछ समझना होगा। स्टोर लेजर, लेजर, स्टोर लेजर बेसिकली रजिस्टर है, ठीक है ना। एक रजिस्टर पूरा बन के आता है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी कैसा बन के आता है। जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा ना तो वो रजिस्टर भी दिखा दूंगा इंटरनेट पे कि किस तरीके से होता है, आप देख लोगे। ये कि दुकान पे मिल जाती है ये रजिस्टर। अब यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम है। एक, मान लो मेरा बिजनेस जो है, जो मेरा बिजनेस है मान लेते हैं मिल्क का है, दूध बेचने का काम है, मदर डेयरी वगैरह का काम, दूध बेचने का काम है।
तो यहाँ पे होता क्या है, दूध एक ऐसा आइटम है जो कि खराब हो जाता है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, 2 दिन। अब जैसे बहुत सारे इसके अंदर केमिकल वगैरह डाल दे रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कम से कम 1-2 दिन तो चल जाता है। पहले तो मुझे समझ में आता था सुबह लो तो शाम तक खराब हो जाता है, लेकिन अब फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो 2 दिन चल जाता है लाइफ। अब मान लो मेरे पास सामान आया 1 तारीख को, 1 जनवरी को आया, दूध का पैकेट आया 1 जनवरी 2025 को आया, सपोज करो, बताना मुझे 2025 में आया, कितने पैकेट आए, मैं यूनिट लिख देता हूं। रुपीस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, रुपया का कोई काम ज्यादा नहीं है, मेन यूनिट का काम होता है यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे लेकिन मेन यूनिट है। मान लो 100 पैकेट आए, ठीक है, ये हमारे पास रिसीव हुआ। अब इसके बाद हमने क्या करा, इशू कर दिया। इशू का मतलब जितना भेज दिया, इसमें से 90 पैकेट चले गए, ठीक है, 90 पैकेट चले गए। 2 तारीख को फिर मैं दूध खरीद के लाया, कितने लेके आया, 50 पैकेट। अब मुझे जो भेजना है वो 40 पैकेट और भेजने हैं। तो अब मेरे सामने समस्या क्या आ गई यार, 40 पैकेट इसमें से सारा भेज दूं या 10 ये वाला भेजूं और 30 ये वाला भेजूं, आ गया ना समस्या। तो आप बताओ कैसे जाना चाहिए, क्या इसमें से 10 जाना चाहिए और इसमें से 30, या इसी में से भेज दें हम। आप ध्यान रखना, दूध है ये, मिल्क है ये। तो कमेंट में फटाफट बताइए, जितने बच्चे लाइव हैं वो बताएं फटाफट होना क्या चाहिए, कि हम 100 यूनिट में जो बचा हुआ है वो पहले आगे भेज दें कि भाई शोरूम में जा भाई पहले इसको बेच दियो ये खराब हो जाएगा, यही करेंगे ना, या क्या करोगे, पड़ा रहने दे यार उसको, इसी में से भेज देते हैं। कौन सा भेजेंगे हम, 100 वाले में से 10 जाएगा और इसमें से क्या जाएगा हमारा 30। अब 2 तारीख है, अगर मैं 3 तारीख से पूछूं तो सबसे लास्ट में, सबसे देखो ये वाला सबसे पहले आया, ये कौन सा है, पहले आया, और ये उसके बाद आया, इसके बाद आया, तो इसको लास्ट बोल देते हैं हम, ठीक है। तो आपने जब सामान बेचा तो आपने क्या ध्यान में रखा कि जो पहले है उसको बेचो, पहले वाले को आप पहले बेचो क्योंकि खराब हो सकता है, फिर लास्ट वाले को बेचो। तो ऐसे सेंसिटिव बिजनेस के लिए, इस टाइप के बिजनेस के लिए यही रूल फॉलो करेंगे कि जो पहले आया उसको बेच दो भाई। तो पहले आया उसको हम पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और आया मतलब इन, और उसको पहले बेचो, मैंने क्या बोला, जो पहले आया उसको पहले बेचो, तो क्या होगा, फर्स्ट। और बाहर बेचना मतलब इन द सेंस भेजना, तो उसको क्या बोलेंगे, आउट। तो इस मेथड को बड़े प्यार से कॉलेज वगैरह में आप देखोगे तो बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में फीफो। इसको क्या बोल देते हैं, फीफो। तो हम बात क्या कर रहे थे, ये कौन सा मेथड नाम पड़ गया इसका, फीफो। तो बोला रजिस्टर ऐसे मेंटेन करना है आपको कि जो पहले माल आया उसको पहले बेच देना और जो बाद में आया उसको रख के रखना, इस तरीके से मेंटेन करना। तो हमें अकाउंटेंट को बोलना पड़ा कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करना, ये अकाउंटिंग भाषा हो गई है। लेकिन आपको भी पता है अगर अकाउंटिंग भाषा को हटा दो तो करना यही था हमें नॉर्मली। दूसरा काम, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या होता है कि जितना पुराना हो जाए वो महंगा हो जाता है, उस हिसाब से जितना पुराना हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो कॉस्ट बढ़ता जाता है। जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, तो प्रॉपर्टी जितना पुराना होगा वो महंगा होगा। इसी तरीके से मैं बात करूं, गोल्ड भी ओल्ड होने के बाद और महंगा हो जाता है। या कोई ऐसा विंटेज प्रोडक्ट है आपका, इस तरीके से जो पुराने कलेक्शन है वो जितना ज़्यादा पुराना होगा उसे महंगा बेचा जाता है, इस टाइप से होता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं, अब इस केस के अंदर ना ऐसा वाइन के साथ भी होता है। मैं मान लेता हूँ एक वाइन बेचने वाली कंपनी है, वाइन के साथ क्या होता है, मैंने सुना है कि जितना ज़्यादा पुराना वाइन होगा ना दारू, वो उतना ज़्यादा महंगा बिकता है, उतना महंगा माना जाता है। कोई बोलते हैं ये 50 साल पुरानी वाइन है, बोलते हैं उसके अंदर उतना ज़्यादा नशा होता है, कुछ ऐसा कहना है उनका। तो मान लेते हैं कि मैंने 1 तारीख को 2025 में मैंने क्या करा, यहाँ पे 100 यूनिट लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इशू कर दिया। इशू कितने कर दिया, मान लेते हैं 90 यूनिट। फिर से 2 तारीख को 2/2/2025 को फिर से मैंने 50 बोतल लिए, अब मुझे 40 बेचने हैं। तो क्योंकि यहाँ पुराने वाला बेहतर ज्यादा हो जाएगा तो अब मैं इसमें से नहीं बेचूंगा,
मैं इसमें से ही सीधा 40 यूनिट बेच दूंगा, मतलब भेज दूंगा आगे। तो अभी ये वाला कौन सा है, पहले, और ये वाला कौन सा है, लास्ट। तो अब ऐसे क्या करा आपने, लास्ट वाला पहले बेचा, पहले वाला नहीं। तो लास्ट में जो आया इन, उसको क्या कर दिया आपने, फर्स्ट सबसे पहले बेच दिया आउट। तो इसका नाम पड़ गया हमारा, दैट इज लीफो शॉर्ट फॉर्म में। समझे ये मेथड क्या है? ये मेथड ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल एक रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका है। तो इसका क्या नाम पड़ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरी दुकानदारी पता है कैसी होती है, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, बहुत स्पीडली चेंज होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप वेजिटेबल का ले लो, आप आज लेने गए टमाटर 20 रुपए किलो, कल मिलेगा आपको 25 रुपए किलो। पॉसिबल है ऐसा? आज आपने फ्रूट्स लिए भैया, आपने केले लिए, कैसे आपने लिए 60 रुपए दर्जन, कल जाओगे हो सकता है 40 मिल जाए और हो सकता है आपको 65 मिल जाए। चेंज होता है। तो एक ऐसा बिजनेस होता है जो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, हमारा प्राइस चेंज। तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पहले पहले वाला बेचेंगे बाद में बाद वाला। वो काम पता है कैसे चलता है, जो मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से चलता है। तो मान लेते हैं कि आपने क्या करा कि भैया एक एक 2025 को 100 यूनिट खरीदा, 100 दर्जन केले खरीदे और उसमें से आपने 90 बेच दिए। और ऐसे ही देखा जाए, आपने 2 तारीख को फिर से 25-50 खरीदे और उसमें से कितने बेच दिए, 40 बेच दिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि ये बेचेंगे या ये बेचेंगे, नहीं बेच सकते ऐसे। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन में हमें वेटेड करना पड़ेगा। यानी ये वाला हमारा होगा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। जब करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट, जब एग्जांपल लूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम जो अपने स्टोर लेजर मेंटेन करेंगे, वहां पे मेंटेन करने के दो तरीके हैं, या तो परपेचुअल करूंगा या फिर मैं क्या करूंगा पे पीरियोडिक। और अगर मैं परपेचुअल करूं चाहे पीरियोडिक करूं, तीन तरीके से हमारे रजिस्टर मेंटेन हो सकते हैं जो मेनली हमारे हैं। वो कौन से हैं, या तो लीफो या फीफो या फिर वेटेड एवरेज, तीन तरीके से। तो अगर मैं रजिस्टर स्टोर लेजर की बात कर ही रहा हूं तो स्टोर लेजर पे आते हैं। स्टोर लेजर, तो अगर मेरे मन में स्टोर लेजर की बात चली रही है तो स्टोर लेजर जो है यहां पे तीन तरीके से बनाए जाएंगे। अब बताओ कौन कौन सा है, अभी बताया मैंने। तीन तरीके से, कौन सा, एक बनेगा हमारा फीफो। पूरा नाम लिखूं या पता चल जाएगा, फर्स्ट इन और फर्स्ट क्या आउट। इसको प्यार से क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में फीफो। क्या एग्जाम में ऐसे शब्द लिख सकते हो फीफो? बिल्कुल लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ये अलाउड है एग्जामिनर की तरफ से। दूसरा क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको प्यार से क्या बोलोगे, लीफो। इसको क्या बोलेंगे, लीफो। और अगला हमारा थर्ड होता है वेटेड एवरेज। इसमें भी प्राइस मेथड, एक दो मेथड आ जाता है, वो सेम ही होता है, वो करेंगे तो बता देंगे। तीसरा हमारा वेटेड एवरेज। तीनों में से मैं आसान बोलूं ना तो मुझे वेटेड एवरेज लगता है मुझे, बाकी पूरा चैप्टर ही आसान है, मैं क्या बोलूं कौन सा आसान कौन सा मुश्किल। आइए अब कैसे याद रखें कौन सा। देखो लीफो क्या है, हमारा याद रखने का तरीका एल है, एल फॉर लेटेस्ट, ऐसे याद रखना, एल फॉर लेटेस्ट। और न्यू वाला पहले बेचना है, पहले बेचना है। न्यू वाला मतलब जो सबसे लेटेस्ट माल आएगा उसको पहले बेच देंगे, ऐसे याद रखना। नहीं तो एग्जामिनर में भूल जाते हैं बच्चे, लीफो में पहले वाला बेचू के बाद वाला बेचू, बेचू। तो लीफो, लीफो से एल, एल से लेटेस्ट,
यानी नए वाला पहले बेचेंगे हम। अगर मैं आपको डेटा दूं 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, मैंने बोला 3 तारीख को मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं, तो कौन सा बेचूंगा? जो 2 तारीख वाला है पहले वो बेचूंगा मैं, क्योंकि आपके पास 2 तारीख का सामान है, 1 तारीख और 2 तारीख, 2 डेट का सामान है, तो उसमें से नए वाला कौन सा है? 2 तारीख है। अगर 3 को नहीं खरीदा, 3 को सिर्फ इशू कर रहा हूं मैं, तो नए वाला कौन सा है? 2 तारीख, तो 2 तारीख का बेचेंगे। फीफो, फीफो अगर आपको ये वाला पता चल गया ना, लीफो में नए वाला है, तो फीफो उल्टा कर लेना भाई, इसमें नए वाला था, इसमें कौन सा होगा? इसमें हमें पुराने वाला बेचना है, पुराने वाला, ओल्ड वाला फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझे बात? तो ये दो मेथड्स हैं। इसको स्टोर लेजर, यहाँ पे एवरेज प्राइसिंग तो जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं कि एवरेज प्राइसिंग कैसे होनी है। आइए देखते हैं। अगर मैं आपको स्टोर लेजर दिखाऊं ना, स्टोर लेजर इंटरनेट पे दिखाते हैं आपको, स्टोर लेजर, STORE, भाई स्टोर लेजर, ये देखो ऐसे होते हैं, ये रजिस्टर टाइप के होते हैं। इसके अंदर देख रहे हो ये मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं? रिसिप्ट कितने हुए, इतने इतने क्वांटिटी, पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, इशू कितने हुए, बैलेंस क्या बचा। ये रियल स्टोर लेजर है जो कि बनाए जाते हैं। और जैसे पुराने टाइम पे, अरे ये तो पुराने टाइम पे अगर देखो, ये तो क्या चल गया, क्या चल गया, ये देखो, यहाँ पे भी देखोगे कितने आपके यहाँ पे क्वांटिटी है, इन कितने हुए, आउट कितने हुए, इस हिसाब से बना लिया। ये स्टोर लेजर है, इसी को हम रजिस्टर फॉर्मेट में बनाएंगे, जो इतना आसान है, जो कि आप बोलोगे सर ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है, और पेपर में आता है 10 नंबर का ये। तो एक सवाल आपके सामने, आपके किताब का ही फर्स्ट है, जो कि बोला गया है कि भैया इसे फीफो मेथड से करो। किस मेथड से करो? फीफो मेथड से। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम फीफो लीफो कौन सा है दोनों तरीके से देख लेंगे। तो फॉर्मेट में क्या होगा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट ना बुक से थोड़ा डिफरेंट भी कई बार बना देता हूँ, समझाने के लिए कि समझ में जल्दी आए। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे डेट, डेट का कॉलम। फिर यहाँ पे वैसे बहुत सारे बुक में लिखा जाता है पर्टिकुलर, कई बुक में नहीं लिखते, मैं लिखता हूँ, इशू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, एक रिसिप्ट का कॉलम हो गया, अरे भाई, एक ये इशू का कॉलम हो गया और बैलेंस का हो गया। फिर यहाँ से पूरे पे लाइन डालेंगे एक, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे ना 11वीं में, कुछ वैसा बनता है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ लिख लेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट, और यहाँ लिखेंगे इशू, इशू मतलब आउट, और यहाँ जो बचेगा हमारा बैलेंस। सबसे टॉप पे लिखोगे, और ब्रैकेट में पहला हम कर रहे हैं कौन सा मेथड? फीफो। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। इसके बाद और भी कॉलम बनेंगे अभी तो। इसके अंदर पहला कॉलम बनेगा क्वांटिटी, फिर अमाउंट, और फिर टोटल। ऐसे ही क्वांटिटी, फिर अमाउंट, और फिर टोटल। और फिर ऐसे ही यहाँ भी क्वांटिटी, फिर अमाउंट, और लास्ट कॉलम में लेंगे हम टोटल। ये यहाँ से रहेगा, ठीक है ना? थोड़ी बहुत चीज़ों को इधर उधर कर दें। ये रहेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ता भी जाऊंगा और करता भी जाऊंगा। इस क्वेश्चन को ले आते हैं हम टॉप लेयर पे, क्वेश्चन भी दिखेगा आपको और मैं करता भी जाऊंगा। आइए, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंड इन्वेंट्री। हर बार आपसे पूछेगा सवाल में कि बचा हुआ बैलेंस बता दो। इसका आंसर क्या होगा, जितना बचा हुआ बैलेंस है वो बताइए बस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय अप्लाइंग, आपको कितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है एक तो ये बताना है, और एंडिंग कितना है, यानी जो सामान बेचा उसकी कीमत कितनी है। बाय अप्लाइंग फीफो मेथड अंडर द परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम सिर्फ परपेचुअल सीख रहे हैं, जब परपेचुअल अच्छे से आ जाएगा फिर हम दूसरा सीखेंगे कौन सा, पीरियोडिक। तो ये वाला कौन से करने वाला हूं, सिर्फ मैं परपेचुअल से। तो कहता है जनवरी 1 को हमारे पास पहले से गोदाम में माल पड़ा हुआ था 1000 यूनिट 20 रुपए का। तो जनवरी 1 की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो भाई ये तो यहां रहेगा क्वांटिटी, यहां रुपीस, और यहां इसका टोटल मल्टीप्लाई करके, यहां पे भी क्वांटिटी आएगा, यहां रुपीस आएगा, और यहां भी टोटल आ जाएगा। सेम यहाँ फॉलो करना है, क्वांटिटी, यहाँ रुपीस, और यहाँ टोटल। रेट कह सकते हो, रुपीस की जगह पर रेट भी लिख सकते हो। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है तो ये, और ये तो है नहीं, तो बैलेंस की बात कर रहे हैं तो भैया यहाँ लिखेंगे 1000 यूनिट है, पुराना माल पड़ा हुआ है 20 रुपए का, और कीमत कितनी हो गई उसकी 20,000। समझे। अगला कहता है फरवरी 10 को इसने परचेज करा कितने, 500 यूनिट। तो अब लिखोगे 10 फरवरी को, 10/2 को रिसीव लिख दो, रिसीव कह दो, परचेज कह दो। कितने क्वांटिटी रिसीव किए, 500। कितने रुपए कीमत वाले, 25 वाले। तो कितना कीमत हो गया इसका अगर हम देखें। सर ये तो एक पेज में नहीं आएगा, देखने से लग रहा है। हाँ, एक पेज में डेफिनेटली नहीं आएगा, आपको रजिस्टर को थोड़ा सा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी हो वो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा अपने हिसाब से करिएगा। तो 12,500। अब हमारा जैसे ही डेट कंप्लीट होगा ना, एक लाइन डाल देंगे हम, एक लाइन डाल देंगे, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। वैसे नहीं भी डालते तो चलता है, लेकिन मैं लाइन डाल दूंगा ताकि मैं सेपरेट समझा सकूं ये हो रहा है। तो मेरे पास देखा जाए ना तो बैलेंस जो आएगा, देखो ये वाला कंटिन्यू चला, अब मेरे पास हर किसी के आगे लाइन डालेंगे, एक इसके आगे भी लाइन डालना भूल गया मैं, पहला बात खत्म, पहली लाइन खत्म, ठीक है। अब मेरे पास जो बैलेंस है, बैलेंस एक तो मेरे पास ये 1000 वाला बैलेंस बचा हुआ है 20 रुपए, और एक और इसमें से बेचा तो है नहीं, तो 500 बचे हुए हैं 25 वाले। तो ये बचा हुआ है हमारा 20,000 का माल, और ये बचा हुआ है 12,500। तो दो कैटेगरी के माल हो गए, एक नया और एक पुराना। समझे बात, हर बार बैलेंस निकालना है आपको। फिर बोलता है कि 13 मार्च को फिर खरीद लिया इसने, ओके 13 मार्च, 13/3 को रिसीव। कितने क्वांटिटी खरीदे, 400 क्वांटिटी खरीदे इस बार भाई, और किस रेट के खरीदे, 22 रुपए के। तो 400 अगर है और 22 के हिसाब से हैं तो कितने के हो गए, 8800, है ना। कितने के हो गए, 8000। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मेरे पास तीन कैटेगरी के सामान हो गए, 1000 हो गए पुराने वाले, उससे थोड़े नए, और उससे थोड़ा नया। तो ये 22 वाला सामान है, ये 25 वाला सामान है, और ये सामान है हमारा कितने वाला, 20 वाला। तो इसकी कीमत 20,000, इसकी कीमत 12,500। 12,500 कैसे लिख रहे हो सर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और इसकी कीमत 8800। फिर से एक लाइन खींच देंगे हम, ये लीजिए। यहां तक समझ में आई बात आपको, आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। इसको नीचे चाहिए तो मैं नीचे नीचे करता जाऊंगा। क्या हो गया, आइए अगले पार्ट पे आते हैं। हम 13 फरवरी तक आ चुके हैं, 13 के बाद 20 तारीख को सोल्ड कह रहा है, सोल्ड मायने इशू। तो 20 तारीख को सोल्ड किया इसने, 20 मार्च को इशू किया। तो इशू किया तो रिसीव वाले कॉलम खाली खाली हो जाएगा, है ना। अब जब इशू किया तो क्वांटिटी बड़ा 1200 कर दिया यार इसने। और मेथड कौन सा है, फीफो। फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन, यानी अगर आपके पास 3 डेट है तो इसमें से सबसे पहले पुराना है, यानी पुराना माल बेचना है पहले हमें।
अगर मैं इशू करने जाऊंगा 1200 क्वांटिटी, तो मैं पहले 1000 बेचूंगा। इस तीन में से पुराना कौन सा है, ये है, तो पहले 1000 बेच दूंगा 20 वाला। अब 200 कम पड़ रहे हैं, 200 और बेचूंगा। अब 200 बताओ कहां से लूंगा, ये तो बिक गया 500 में से लूंगा 200, यानी 25 वाला। तो एक तो ये बिक गया हमारा 20,000, और एक ये बिक गया 5,000 का। अब हमारे पास जो माल बचा है इसमें से 400 बचे हैं, और इसमें से 400 नहीं, कितने बचे इसमें से, 500 में से 200 तो निकल ही गए और 1000 भी निकल गए, तो 300 इसमें से बचे हैं, और ये 400 एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ये 25 के हिसाब से 7500 का, और ये तो 22 के हिसाब से एज इट इज है, जो पहले था 8800। फिर से एक लाइन, यहां तक समझ में आया। 6 तारीख को फिर से 500 यूनिट बेच दिया इसने, इसका रेट नहीं देगा कितने का बेचा है, तो 6 तारीख को फिर से 500 यूनिट इसने बेच दिया, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। 6 तारीख को फिर से 500 यूनिट बेचा, तो 6 तारीख को, 6 क्या है, 4 अप्रैल है ना, हाँ, फिर से इशू कर दिया। बड़े ध्यान से करोगे, बड़े सिंपल तरीके से करोगे, जो पहले मैं ये सवाल करा रहा हूं, एक बार पहले आप इसे खुद करोगे इसी सवाल को, फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो इससे बड़ा बड़ा, मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई होगा नहीं। तो इशू करोगे तो ये कॉलम तो खाली चला जाएगा भाई, क्योंकि इशू वाला नहीं है ये। इशू वाला कॉलम मेरा यहां से बन रहा है, तो कितने इशू किए हमने, 500। तो 500 में हमारे पास दो तरीके के कैटेगरी के हमारे पास सामान है, एक 300 एक 400। तो पुराना बेचेंगे तो पहले 300 बेचो भाई, 25 वाला। अब 200 और निकालो, तो 200 नए वाले में से निकालो, 22 वाला। तो ये कितने हो गए हमारे 7500, और ये कितने हो गए हमारे 800। ये कितने हो गए 800। अब बैलेंस कितना बचा, तो पुराने वाला तो सारा ही बिक गया, अब इसमें से सिर्फ 200 बेचे, तो अब हमारे पास 200 ही बचा हुआ है माल में, और वो भी 22 वाला 4400। मैंने गलत 8800 लिख दिया, ये 4400 होगा, 4400 होगा। समझ में आई बात आपको। आ जाइए। इसके बाद 6 के बाद 12 तारीख को 400 यूनिट परचेज कर लिया, 12/4 को इसने रिसीव कर लिया। कितने यूनिट, 400 यूनिट। किस भाव का, किस कीमत का, 25 का। कितने रुपए हो गए, 10,000 का सामान। तो भाई अब बैलेंस में जाएंगे, तो बैलेंस में हमारे पास दो कैटेगरी का सामान हो गया, एक तो 200 और एक 400। 200 22 वाला है और ये 25 वाला है। ये हमारा कितने हो गए, 4400, और ये कितने हो गए, 10,000। कुछ बच्चों के मन में जहन आएगा, सर बेचा है तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये बेच नहीं रहा, ये बात ध्यान रखना। ये क्या कर रहा है, आगे मांग रहा है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने का बेचे भगवान जाने भाई, तू कितने का बेच रहा है, हमें तो जो मेथड बताया उसके हिसाब से है। बिल्कुल, प्राइस पे ध्यान देना है, कौन से वाला पहले जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद लास्ट है हमारा कौन सा, लास्ट कौन सा है, 30 तारीख का, है ना। 30 तारीख को 500 यूनिट बेच दिए हैं, तो 30 क्या है हमारा, 30/4, 30/6 है, और ऊपर 12/5 था ना, डेट थोड़ा अलग अलग है, 12/5, फिर है 30/6, फिर इशू किया, ये कॉलम खाली हो गया। इशू कितने के, 500 यूनिट। तो अब हमारे पास दो तरीके के हैं, तो पुराने वाला बेचते हैं, तो 200 वो, और इसमें से 300। तो ये चला गया 22 वाला, और ये चला गया 25 वाला। तो ये कितने हो गए भाई साहब, ये 4400 बिक गए, और ये बिक गए 25 3 7500, 7500। अब 400 में से 300 तो चले ही गए भाई, बचे कितने, 100 यूनिट बचे बस, 25 वाला, वो भी 2500 का। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है जो कि हमसे पूछा गया था। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2500। एक और बात पूछी गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जो इशू वाला कॉलम है, इस पूरे कॉलम को टोटल कर दो, यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, तो जिसको बोलते हैं COGS। तो हमें क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, जो इशू वाला कॉलम है इसको लिखना है। तो इशू वाले कॉलम को सीधा सीधा टोटल कर देंगे। तो इशू वाला कॉलम ये है हमारा, इसका टोटल करते हैं कैसे, 20,000, 5,000, 7500, 4400, 4400,
7500। तो भैया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 48,000, 48,800। समझ में आई बात। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 2500, और 25 रुपए के भाव वाले 100 यूनिट। दो चीजें पूछे हमने, बता दी है। ये किस मेथड से किया हमने? फीफो। इसी सवाल को अगर मैं लीफो मेथड से करूं, इसी सवाल को, तो बस क्या आएगा, जब हमें यहां पे बेचना होगा तो पहले 500 बेचेंगे नए वाला, फिर बाद में ये। मैं अभी करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट पूरा समझ में आया कैसे करना है? लेकिन इसको अपने आप देखोगे, धीरे धीरे करोगे, एक बार करोगे तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन आप सोचोगे ना कि यार इतने सारे लाइन है, इतनी झंझट है, कैसे करें, तो आपके एग्जाम में ना कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको पास कराएगा, जिसमें से एक चैप्टर ये है। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड है, जो बोलता है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही करा गया है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसी को कॉपी करके बस मैं चीजों को चेंज करूंगा, तो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा, फॉर्मेट नहीं बनाना, और आपके लिए थोड़ा कम समय में ये कर पाएंगे। इसी सवाल को लेते हैं, और इस सवाल को जब ले ही रहे तो मैं पूरे के पूरे डेट्स वाइज को सबको, बस मैं फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहूंगा, और सब तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेथड चेंज होते ही हमारे लिए एक सरदर्दी हो जाएगी नहीं तो। बस मैं ओपनिंग बैलेंस को रहने देता हूं। आ जाओ भाई टॉप लेयर पे, ये रहा सवाल, ठीक है ना। अब बस नाम चेंज करेंगे, जहां फीफो लिखा वहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, लीफो। ये सेकंड क्वेश्चन में लीफो के तरीके से, आपके किताब का ही क्वेश्चन है ये। किताब कौन सा फॉलो कर रहे हैं सर? जे आर मुंगल। ले आए बुक अब? चलो ठीक है, देख लेना, बुक्स में से ही है ये। अब पहले जो ओपनिंग बैलेंस था मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, देखो 1000। अब मैं फरवरी वाली एंट्री कर रहा हूं, जो कि है हमारे 10 फरवरी की। तो 10 फरवरी को तो 10 2 करेंगे, और ये परचेज किया तो मैं परचेज वर्ड भी लिख सकता हूं, और रिसिप्ट भी लिख सकता हूं। कितने यूनिट खरीदा? 500। किस भाव के? 25। कीमत 12,500। इशू में क्या रहेगा? ब्लैंक। अब कितने तरीके का माल हो गए? एक 1000 वाला हो गया, एक 500 हो गया, ये 20 रुपए के हिसाब वाला, और ये 25 के हिसाब वाला, ये 20,000 रुपए का हो गया, और ये 12,500। तो अभी तक तो आपको दिखेगा ही नहीं पहले वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस। डिफरेंस पता चलता है इशू करते टाइम पे। फिर से आपने क्या करा, 13 मार्च को खरीद लिया, 13 मार्च को खरीद लिया, फिर से परचेज किया। कितने यूनिट खरीदे भाई? अब खरीदे आपने 400। कितने रुपए से? 22 रुपए से। तो कितने हो गए? 8800। अब यहां पे आ जाते हैं, तो कितने टाइप के हो गए? एक हो गया, कितने टाइप का हो गया? एक हो गया 1000, एक हो गया 500, एक हो गया नए और ले आए हम 400। ये 20 का, ये 25 का, और ये 22 का। ये 20,000, और ये 12,000, और ये 8800। यहां तक देखोगे ना तो पिछला सवाल जो हमने किया और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि जो लीफो फीफो जो मेथड्स है वो फर्क पड़ता है इशू के टाइम पे। अब यहां पे 1200 यूनिट बेचा है, हम लीफो कर रहे हैं। लीफो का मतलब कौन सा बेचो? न्यू वाला बेचो भाई पहले। तो हम आ जाते हैं, डेट हमारा है 13 के 20 मार्च, 20/3 हमने इशू कर दिया। सोल्ड भी लिख सकते हो, तो ये कॉलम तो ब्लैंक हो जाएगा भाई। अब हमने 1200 बेचे हैं, तो 1200 में नए, ये 3 स्टॉक है आपके पास, तीनों में से सबसे नया कौन सा है? ये। तो पहले 400 बेचो, 1200 बेचना है तो, और 800 कम है तो फिर 500 बेचो, 900 हुए और 300 कम पड़ रहे हैं, फिर 300 बेचो। तो 400 तो 22 वाला बिक गया, 500 25 वाला बिक गया, और 320 वाला बिक गया। तो ये 6000, और ये 7500, नहीं 12,500, ये 12,500, 12,500, और ये 8800। अब हमारे पास जो बचा वो सिर्फ इसमें से ही बचा पैसा, तो इसमें से कितने बचे? मात्र 720 वाले 14,000 के। बात आई समझ में? इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले जाएं या फिर नीचे ले जाते हैं? अभी तो है हमारे पास, मैं दिखा देता हूं।
अगला 6 अप्रैल को फिर 500 बेच दिए, 6 अप्रैल को फिर 500 बेच दिए, 6 अप्रैल को 6/4 फिर से इशू कर दिए, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, कितने कर दिए 500। तो भैया 700 ही बचे हैं, तो अब तो कोई सोच रहा ही नहीं है कौन सा बिकेगा। 20 वाला बिका 10,000, अब बचे कितने 200 बचे, कितने वाला 20 वाला यानी 4,000। अब थोड़ा इसको ऊपर ले जाने की जरूरत पड़ेगी मुझे, ये यहां रख देते हैं, इसको टॉप लेयर पे ले आते हैं। इसके बाद फिर देखो 2 तारीख हो गई हमारी, 20 हो गई और 6 हो गई है ना। इसके बाद 12 तारीख को परचेज किया, तो 12/5 को परचेज, कितने यूनिट परचेज किए भाई 400 यूनिट। किस भाव के किए भाई 25 के, कितने रुपए के हो गए 10,000। अब आपके पास जो बैलेंस बचा वो कौन कौन सा बचा, पहले से हमारे पास कौन सा था 200, कितने थे हमारे पास 200 पुराने 20 वाले। अब आगे हमारे पास 400 और नए वाले, कितने रुपए के भाव के 25 रुपए, तो ये हो गए 4,000 और ये हो गए 10,000। अब लास्ट एंट्री आप देखोगे तो लास्ट एंट्री कहता है बेच दिए 500। तो जब 500 आप बेचने जाओगे, आप 30 जून को 30/6 को आप इशू करने जा रहे हो, कितने 500, तो ये वाला कॉलम ही ब्लैंक हो जाएगा। 500 बेचोगे तो कौन सा नए वाला पहले बेचो, तो 400 तो ये वाला बेचूंगा पहले मैं, और 100 उसमें से बेच दूंगा, 100 इंटू में कितने 20, तो 10,000 और 2,000। और हमारे पास बचे कितने, क्वांटिटी वाइज तो चाहे लीफो हो चाहे फीफो हो, क्वांटिटी तो वही बचेगा। तो क्वांटिटी देखो कितने बच गए 100 ही बचे, लेकिन कीमत 20, कितने हो गए 2,000 हो गए। पहले वाले सवाल में 25 वाला बचा था, इस वाले सवाल में 20 वाला बचा है। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, बस इसमें रिटर्न वगैरह मुझे समझाना है, होना यही मेथड से है, बड़ा सिंपल तरीका है इसका, ठीक है ना। अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे भाई, तो बड़ा सीधी सी बात है सर, बड़ा सिंपल निकाल लेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बस टोटल को आपको करना है, तो यहां कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे भी फर्क आएगा, क्योंकि जब चीजें बदल गई हैं तो फर्क तो आना पक्का है। ये हो गया हमारा 49,300, अरे 49,300। हमने लीफो भी देख लिया और हमने फीफो भी देख लिया। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है क्या इसमें, जल्दी बताइए कमेंट के अंदर, आपके कमेंट में फटाफट से आंसर्स आने चाहिए। ये ब्लर क्यों हो रहा है भाई, अब ठीक हो गया। हाँ, किसी को डाउट है तो बताइए, फटाफट बताइए आप। सर अगर कभी सेल्स स्टॉक बैलेंस से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मतलब ऐसा होगा ही नहीं, अब उसे शॉर्टेज बोलते हैं। वैसे वैसे एक आध क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, उसको शॉर्टेज बोलते हैं। जैसे कि आपके पास सामान नहीं है, ग्राहक ज्यादा मांगने के लिए आ गया, तो आप बोलोगे शॉर्टेज हो गई सामान का, आज सामान ही शॉर्ट हो गया, बेच ही नहीं पाया मैं, वो बोलेंगे। किसी को यहां तक डाउट है तो बताइए। निधि कुमारी का सर नो सर। जितने बच्चे लाइव हैं, अब आपका लाइव का टाइमिंग मैं अगेन बता दूं, जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, कि MWF में रात को 8 से 9 का, या जितना भी टाइम मिले टॉपिक वाइज, अगर हैवी टॉपिक होगा तो मैं कम टाइम लूंगा, अगर इजी टॉपिक हुआ, अगर आपको समझ आता गया तो मैं आगे टॉपिक बढ़ाता जाऊंगा। अभी तक टिल नाउ किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं सर, किसी को, हिमांशी को भी कोई डाउट नहीं है, निधि को भी कोई डाउट नहीं है। चलिए